यस, वंस अगेन वेलकम टू द सेशन। एंड इस सेशन में हम फिर एक बहुत ही बेहतरीन पेपर लेकर आए हैं और जिनका एग्जाम है उन्हें बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। और हमारा बेस्ट ऑफ लक कहने का एक ही तरीका है कि हम आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएं। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की ओर, और ये फुल पेपर सीरीज चल ही रही है, आपको पता है। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पेपर। सिलेबस आपके सामने है और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो एग्जाम की होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप बिल्कुल एकदम एक्वेंटेड हो जाएं और यहां से हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। शुरुआत है, जल्दी से शुरुआत कर सकते हैं। अक्षत, अर्पित, यस। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान। आप देखें कि मीन मार्क्स एक 40 स्टूडेंट्स के हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर मीन मार्क्स दिए हुए हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। नेहा, वेलकम। द मीन मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिए हुए हैं कितने, 40 स्टूडेंट्स के, और उसकी मीन दिया हुआ है हमें 56.5। और मीन का मतलब क्या होता है, हम उसे x बार करके लिख लेते हैं। जब 40 स्टूडेंट्स है तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसे n कहा जाता है, और मीन की वैल्यू हमें दी हुई है 56.5। तो ये सबसे पहले आप डेटा को समझें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। उसके बाद जब ये डेटा था तो बाद में कहा ओह नहीं, सॉरी, क्या हुआ, एक गलती हो गई। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज फाउंड दैट द मार्क्स गिवन टू वन स्टूडेंट वर इनकरेक्टली एंटर्ड। यानी कि जो डेटा बनाया गया था उसमें गलती क्या हुई कि एक डेटा 85 ले लिया गया, जबकि लिखना क्या था 58, यानी कि अंक बदल गए। अगर अंक बदल गए तो इस तरह के काम कैसे किए जा सकते हैं, इस तरह के काम कैसे किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करना चाहते हैं, हम करेक्ट मीन निकालना चाहते हैं। तो करेक्ट मीन के लिए करेक्ट टोटल चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से इत्मीनान से चले कि अगर हमें मीन पता हो, ये हम घर पे बैठ के कर रहे हैं तो फास्ट कर सकते हैं। n हमारे पास 40 है और सम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, सम होता है n इंटू एक्स मीन, यानी ये आपके पास आ गया 40 इंटू 56.5। इसको आप मल्टीप्लाई करें जल्दी से और मल्टीप्लाई करके बताएं। धारा कुशवाहा, वेलकम। चलिए, तो अब हमारे पास जल्दी से आप इसका आंसर दें कि 40 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास क्या आंसर आता है, ठीक है। जल्दी से करें, यस, 2260। तो ये आपने टोटल निकाल लिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लिया। अब इसमें से एक आपको जो करेक्ट वैल्यू है वो डालनी है और इनकरेक्ट वैल्यू हटानी है। तो ये इनकरेक्ट वैल्यू है, तो आप चाहते हैं अब करेक्ट सम। करेक्ट सम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास इस समय इनकरेक्ट सम है, ये इनकरेक्ट सम है, इसमें से आप जो रॉन्ग वैल्यू है उसे आप माइनस कर दीजिए, रॉन्ग वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, और जो करेक्ट वैल्यू है, राइट वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है उसे ऐड कर दीजिए, बस। करेक्ट वैल्यू क्या है, वो है 58 और रॉन्ग वैल्यू क्या है 85, और इनकरेक्ट सम क्या है 2260। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 2260 जो है इसमें से आप 85 कर दीजिए माइनस और 58 कर दीजिए प्लस। ओके, तो यहां ऐड करने के बाद अब कैलकुलेशन है बहुत आसान, कर डालिए जल्दी से। ओके, सो यू आर गेटिंग 2233। ये हमारे पास हो गया करेक्ट सम, करेक्ट सम हो गया ये। और अगर सम हमारे पास हो
मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला, क्योंकि हमें चाहिए क्या, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन का मतलब, करेक्ट मीन का मतलब क्या होगा, करेक्ट मीन का मतलब क्या होगा, करेक्ट टोटल, करेक्ट सम डिवाइडेड बाई n। तो करेक्ट सम हमने कितना निकाला, 2233, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल हमारा 40 ही रहेगा, उसमें तो कोई गलती है नहीं। एक वैल्यू निकाली, एक वैल्यू डाली, तो एज इट इज रहा। अब इसको 40 से डिवाइड कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। यस, 40 से डिवाइड करके आंसर दीजिए, एंड कैलकुलेशन केवल आप पर हम छोड़ रहे हैं, और ये आंसर आप आराम से इत्मीनान से देख सकते हैं, 55.82। तो करेक्ट टोटल थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि रॉन्ग वैल्यू ली थी आपने, वो ज्यादा थी। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो पहला था, बहुत ही आराम से, बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन का नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अपने पास फिर एक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फ्रॉम ए टॉप ऑफ अ क्लिफ, यानी चोटी, छोटी सी कोई आपके पास पहाड़ी है, वहां आपने वहां से देखना है कि 20 मीटर हाई है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट और द टावर। अब इसमें एक रफ सा डायग्राम अपने दिमाग में बनाइए कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, उस टावर में यहां पर सपोज एक हमारे पास क्लिफ है, चोटी है, इस चोटी पे कोई व्यक्ति खड़ा है। वो क्या कर रहा है, वो इसके टॉप को भी देखता है और इसके बॉटम को भी देखता है। वो टॉप को भी देखता है और बॉटम को भी देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ये समझे कि एग्जामिनेशन की जब हम फाइनल तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है, इमेजिनरी लाइन है ये। जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है तो ऊपर की ओर देखा जाता है, ये हमें पता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है तो नीचे की तरफ देखा जाता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन दिया उसको ध्यान से फिर दोबारा पढ़िए, गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की गलती ना हो जाए, इसलिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से आराम से। नामकरण भी कर दीजिए। ए बी, ये 20 मीटर हाई हमें दी हुई है, ये ए बी 20 मीटर हाई है। इसके साथ साथ इसे आप बी और इसे आप सी कह सकते हैं, और ये डी पॉइंट निकाल सकते हैं। इस बी सी की जो ऊंचाई है टोटल, इसे आप हाइट यानी कि फाइंड करना चाहते हैं एच, ये आपका आंसर होना चाहिए, फाइंड एच ऑफ द टावर। ठीक है, जिया वेलकम, टैलेंट क्लस्टर वेलकम। चलिए, तो यहां पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर हैं, लेकिन कितने कितने हैं ये नहीं पता। तो अब आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इसी छोटी सी बात की वजह से कि ना तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन किया जाएगा। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। अब कैसे इसको देखा जाए, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से आपको कराएंगे, एक से नहीं दो से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझते हुए चलिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन को घर पे बैठ के अगर मास्टर नहीं किया तो कैसे मजा आएगा। तो एक पहला मेथड देख रहे हैं अभी हम, फर्स्ट मेथड। लेट अस सी कि फर्स्ट मेथड से क्या होगा। अब सबसे पहले बी सी नहीं पता तो सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक्स है। ओके, ए बी हमारे पास 20 है तो डीसी भी हमारे पास 20 हो जाएगा। ये भी डायग्राम पूरा बनाते जाओ तसल्ली से, इसमें कोई जल्दबाजी है नहीं। तो अगर मैं बीडी आपसे पूछूं तो बीडी आ जाएगा h माइनस 20, ये बात भी सही है। अब
फाइनली आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको इक्वेशंस बनानी है। हमारे पास इक्वेशन बनानी है, ए बी आपको दिखाई दे रहा है और ये इसे ई नाम दिया जा सकता है, ई, क्योंकि बी तो हमने यहां यूज कर लिया, तो यहां ई करेक्शन कर लेते हैं। यस, तो सी के साथ ई। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल में ईडीए में, ईडीए में आप ईडी, ईडी क्या है, परपेंडिकुलर, और अगर मैं एडी की बात करूं तो एडी क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, टेन थीटा। ईडी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये है h माइनस 20, h माइनस 20 अपॉन एडी। एडी क्या है, एडी अपने पास x के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, जितना x है उतना ये है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे एक और इंफॉर्मेशन निकालिए, बीसी क्या आएगा। अगर आप यहां पे देखें कि ये भी 20 है, ये भी 20 है ना, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एच, यस, ठीक है, तो ये आपके पास टेन थीटा का फार्मूला यहां पे आप बना सकते हैं। वेरी वेल सेड। अब हमारे पास BC अगर हम देखते हैं, AB अपॉन BC। अब आप देखिएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये भी टेन थीटा होता है। और इस समय थीटा सब बराबर ही हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली पोजीशन बन रही है, तो सारे थीटा ही हैं। AB हमारे पास था 20, BC हमने x माना था, और टेन थीटा ही है। तो x की वैल्यू आ जाएगी इससे, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 20 अपॉन टेन थीटा, 20 अपॉन टेन थीटा। अब ये वैल्यू आप यहां पे कैलकुलेट करते हुए लगा सकते थे, तो आपने h माइनस 20 अपॉन x जो टेन थीटा के बराबर रखा था, इसमें x की जगह पे आप क्या डालेंगे, 20 अपॉन टेन थीटा, और इसे आप हटा देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए, बड़े आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। h माइनस 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा कैंसिल, h माइनस 20 इक्वल टू 20, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 40। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम खुद आपके साथ करके दिखा रहे हैं। मोहित वेलकम बेटा। तो यहां पर h की वैल्यू 20 आ गई, 20 प्लस 20 40 आ गई। ये 40 मीटर ऊंचाई होगी इस टावर की, यानी कि CE नाम का जो टावर हमारे पास है उसकी ऊंचाई आ गई 40 मीटर। हमने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, एक हमने ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से किया है, एक और थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो बहुत ही आसान सा एक और इसमें तरीका यूज किया जा सकता है। देखते हैं कैसे, इसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं और इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम आपके सामने है। देखिए सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का, आपसे हमने शुरू में ही कहा था कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, बेस अच्छा है, तो यहां थोड़ा सा अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो ये अपने पास है 20। अगर ये 20 है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा।
ठीक है, ये 20 हो गया। ध्यान से देखते जाइए। अब इस क्वेश्चन में हमें EC निकालना है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। तो आप ये देखिए, ये लाइन कॉमन हो गई। ये आपके पास एंगल, ये आपके पास यहां पर ये दोनों आपके पास जो ट्राइंगल्स है, बिल्कुल उसी तरह से ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये साइड इक्वल है दूसरी साइड के कॉमन, और तीसरा 90 डिग्री। तो कुल मिला के अगर दो एंगल और एक साइड है तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर आनी चाहिए। ये साइड 20 है तो ये साइड भी 20 आ जाएगी। अगर दोनों 20-20 है तो टोटल मिला के ये क्या हो जाएगा, 40। अब आप देखिए, क्वेश्चन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज्यादातर क्वेश्चन हम आपके साथ पूरा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। यहां पे लगेगा कि आप पे छोड़ा जा सकता है, वहां पे आपके साथ छोड़ेंगे, अदरवाइज वी विल डू आवरसेल्फ। ठीक है, आप आराम से इत्मीनान से देखते जाएं और आराम आराम से उसको घर पे बैठ के एकदम मास्टर करें। एग्जामिनेशन में जैसे भी आना है क्वेश्चन, वो सारे यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बेहतरीन दो क्वेश्चंस आपके पास हैं और है इंटरनल चॉइस है। इन फिगर XP एंड XQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम X। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को अलग से ले लेते हैं। लीजिए, अलग से क्वेश्चन हमने ले लिया और इसको आराम से पढ़िए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको स्टेप्स देखने हैं और ये सारी बेसिक्स हम आपको क्लियर कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सारी की सारी जो डिटेल्स है आप आराम से जो हमारे पास अवेलेबल चैनल है वहां पे देखते हुए चल सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ स्पीड से चल रहे हैं। आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो यहां पर आरोही वेलकम, शिवम वेलकम, वैभव वेलकम। चलिए, अब x से जो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं, यानी XP एंड XQ, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? एक ही रीजन है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। केवल एक ही। और आगे बढ़ते हैं, शिवम वेलकम। अब इसके बाद आप ये देखें कि A से P तक, A भी तो एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, A से P तक और A से R तक अगर देखा जाए तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होना चाहिए। तो AP एंड AR ये भी इक्वल होंगे, कारण बिल्कुल वही है। इसी तरह से B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से BR और ये BQ ये बराबर होना चाहिए। तो BR एंड BQ ये भी इक्वल होने चाहिए। देखिए, केवल एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है हर बार, केवल एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है और उन कॉन्सेप्ट्स को हमने 3 बार लगाया है। अब इसके बाद बड़े ही आराम से आपका प्रूफ बन जाता है। प्रूफ क्या करना है, XA प्लस AR XB प्लस BR। अब ऐसा करते हैं, दो खिलाड़ियों की टीमें बनाते हैं। यहां पे उन्होंने जो जो कही है, XA ये रहा, और AR मतलब इधर मुड़ जाओ। उसी तरह से XB यानी कि ये वाला, और BR मतलब इधर वाला। अब हमें शुरुआत करनी है इस क्वेश्चन की बहुत ही आराम से। हमें यह पता है कि XP इक्वल टू XQ था, ये बात सही है। XP को हम X से A तक और A से P तक लिख सकते हैं। इसी तरह से XQ को हम X से B और B से Q तक लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रास्ते में एक विश्राम किया, एक आराम किया और आगे तक बढ़ गए। इसी तरह से XA के बाद AP की जगह पर आप AR लिख सकते हैं। नहीं, आप देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह हमने लिखा AR। और इसी तरह से
बी क्यू की जगह पर आप बी आर लिख सकते हैं या नहीं? तो बी क्यू की जगह आपने लिखा बी आर, तो आप देखिए आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, बिल्कुल यही बन गया। एक्स ए प्लस ए आर, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, एक्स बी प्लस बी आर ये राइट हैंड साइड आ गई, और हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, काम खत्म। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक ही कॉन्सेप्ट को 3 बार यूज किया था। अर्पित वेलकम बेटा, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका फिगर आपके पास है, इसमें ड्रॉ कीजिए और सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको नहीं आता तो मुश्किल हो सकती है, अगर आता है यहां पे किया हुआ है तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। सितेश वेलकम, सितेश प्रधान वेलकम, जी एस श्रीवास्तव वेलकम। यहां पर हमारे पास ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी 2 कॉर्ड्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे, जो आपको ऑलरेडी पता भी है, लेकिन एक बार रिकॉल करा दिया जाए। 2 कॉर्ड्स हैं ये। अब अगर आप देखें, ये एक सर्कल के इनसाइड इंटरसेक्ट करें या आउटसाइड एक्सटेंशन के बाद इंटरसेक्ट करें, प्रॉपर्टी वही लागू होती है। वो क्या प्रॉपर्टी है वो ध्यान से देखें। वो जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ए से बी तक बीच में रास्ते में आया ओ, सी से डी तक बीच में आया ओ। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने सर्कल के ये जो कॉर्ड्स के 2 हिस्से किए हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट आपस में इक्वल होती है। ये प्रूफ हम जानते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल इसका रिजल्ट यूज किए तो ए ओ ओ बी, इन दोनों की प्रोडक्ट सी ओ और ओ डी के बराबर होगी। बस इतनी छोटी सी बात को हम लेके चल सकते हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, ए ओ कितना है? ए ओ हमारे पास है 8। सी ओ कितना है? 6। ओ डी कितना है? 4। और ओ बी कितना है नहीं पता, तो इसे आप एक्स मान लीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए ओ यानी कि 8, ओ बी यानी कि एक्स, सी ओ यानी कि 6, ओ डी यानी कि 4। एक्स निकालने के लिए 6 इंटू 4 अपॉन 8, कोई भी आराम से सॉल्व करके इसे बता सकता है। आंसर आ गया 3, और सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मंजूर नजीब वेलकम, कूल एडिट्स वेलकम, अर्पित राठी वेलकम। चलिए, तो ये अपने पास बहुत ही मजेदार लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसा भी अगर आपको फार्मूला आता है तो ये आसान था, अगर फार्मूला भूल गए तो ये क्वेश्चन मुश्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ज्यादातर हम आपको बता रहे हैं। आप आराम से इसको देखिए, इत्मीनान से चेक कीजिए, और फिर कोई भी डाउट हो तो आप कन्वे कर सकते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 120 मीटर लॉन्ग and it makes an angle 60 degree with the horizon. Find the height of the kite assuming that there is no slack. यानी आपके पास जो पतंग है उसकी स्ट्रिंग एकदम, उसकी डोर एकदम तनी हुई है, ऐसा बताया गया है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, ये आपको पता है, लेकिन जैसा वो मानने को कहते हैं मान लिया करो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने बड़े आराम से इत्मीनान से आंसर तक पहुंचना है। तो इसलिए जैसा उन्होंने कहा कि कोई स्लैक नहीं है, तो हम भी कहेंगे भैया कोई स्लैक नहीं है, डोर एकदम तनी हुई है। के फॉर काइट, तो हमने यहां पे पॉइंट को ले लिया काइट। एंगल आपको दिया हुआ है कि 60 डिग्री पे तनी हुई है काइट, और ये 120 मीटर लंबी डोरी है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर में। ये ऊंचाई पूछिए आपसे कि पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है हॉरिजॉन्टल से, तो एच आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला केस लगने वाला है।
परपेंडिकुलर हमारे पास h की वैल्यू और बेस हमारे हाइपोटेन्यूज हो गया 120 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। जल्दी में गलती नहीं करनी है आपने, साइन थीटा, और थीटा कितना है इस केस में 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। तो h अपॉन 120 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और इससे h की वैल्यू बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगी 120 यहां √3 यहां पे 2 सॉल्व किया 60 आ गया, 60 आ गया तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 लिखा है उन्होंने। जितना लिखा है बेटा उतना ही लेना पड़ेगा। अगर आप 1.73 लिखा होता तो 1.73 लेते, अब 1.732 लिखा हुआ है तो 1.732 लेंगे। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट केवल आपके लिए छोड़ा गया है, बाकी सब आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। दिस वी नो। तो मल्टीप्लाई कीजिए और इसको कैलकुलेट करके 103.92। अब ये क्या आएगा आंसर आपका, किस में आएगा, यूनिट क्या होगी? तो आप देखिए यूनिट क्या थी, यहां पर मीटर थी, तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार हम ही करेंगे, आप सिर्फ देखें और जब आपको समझ आ जाए साथ साथ आप रिस्पॉन्स करते जाएं, आपको समझ में आता जा रहा है तो आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अर्पित वेलकम बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी गई है, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी गई है और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम आपके लिए कर रहे हैं। एक बार आप समझ लेंगे तो उसके बाद आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो आप लीजिए, तो पहला क्वेश्चन, जो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हम ले रहे हैं। डायग्राम आप इस तरह से बना लें साथ में। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। यहां आपकी फास्ट प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आप घर पे बैठ के अपना समय बचा के बेहतरीन क्वेश्चंस ट्राई कर ले। जब आपने क्वेश्चंस कर रखे होते हैं वहां पर एक्शन रिप्ले होगा, यानी कि जो आपने ऑलरेडी कर रखा है या सिमिलर टाइप के कर रखे हैं वैसा ही अगर वहां पे एग्जाम में आता है तो आप तुरंत कर सकते हैं, सिर्फ एक्शन रिप्ले होता है। इसीलिए आपके सामने इन क्वेश्चंस को किया जा रहा है। चलिए, एफ गेमर वेलकम। यहां पर डायग्राम आपके पास अ सॉलिड इज इन द शेप, उसके बाद डेटा क्या है आपको दिया, ये है कि कर्व्ड सरफेस एरियाज हेमिस्फेरिकल पार्ट का एंड कोनिकल पार्ट का इक्वल है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फार्मूला क्या है πr_l, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr²। पूरे जो स्फीयर होता है उसका होता है 4πr²। अब हेमिस्फीयर है तो उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें टॉप को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। जो सर्कल वाला पार्ट है वो अंदर छुप गया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। तो पहले उन्होंने r बोला है, बाद में उन्होंने h बोला है, तो आंसर भी आपको r और h का ही देना है। h और r मत दे देना, गलती हो जाएगी। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी ऑर्डर में आंसर दिया जाता है। अब एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसा दिया हुआ है ना। अब l कैसे आता है, l तो डायरेक्ट नहीं आता, l कैसे आता है h² + r² अंडर द रूट, इस तरह से, यही बात है। अब आप इस पूरी पोजीशन को, इन पूरी बातों को इकट्ठा कोरिलेट करें और फिर देखें कि ये कहां तक और कैसे आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास l² हो जाएगा h² + r², ये बात सही है।
और क्या इंफॉर्मेशन है, बेस इनके सेम है और रेडियस और हाइट की हमने रेशियो फाइंड करनी है, यही है ना ऐसा। अब अगर कैलकुलेशन करके आप मुझे बता सकते हैं, आर इसका रेडियस लिया है, एच इसके पास हमने ये, इन दोनों में राइट ट्रायंगल वाला रिलेशन लगा के आप एल को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इन फार्मूलों को सामने सामने लिख दीजिए, ठीक है, कर डालिए फटाफट जल्दी से। तो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। अब अपने पास कैंसिलेशन की जा सकती है, कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। और क्या रह गया, पाई, ये पाई कट गया, ये आर स्क्वायर है, एक आर कट गया, तो क्या आ गया 2r इक्वल टू एल। ये हमारे को गिवन डेटा है और बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी बात जो मैंने बताई है इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको कि ये 2r इक्वल टू एल हमने खुद फाइंड किया है क्योंकि दोनों के कर्व सरफेस एरिया बराबर थे। अर्पित वेलकम बेटा। अब एक कदम और आगे बढ़िए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर किया जाए, इसका स्क्वायर कर लें तो 4r स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बन जाता है। और हमें पता है कि एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया था ना यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो एल स्क्वायर क्या था, एल स्क्वायर क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर आर स्क्वायर लगा दिया, लेफ्ट साइड पे आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर उधर जाके माइनस कर दीजिए, क्या रह गया 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए, हमें रेडियस और हाइट की रेशियो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस स्क्वायर अपॉन हाइट स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 उधर भेज दीजिए तो 1/3 आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप रेडियस स्क्वायर का और एच स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r/h आ गया, राइट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम खुद आपके साथ ये कर रहे हैं। आप इसको देखें ध्यान से और उसके बाद समझने के बाद जैसे जैसे आपसे पूछा जाता है वैसे वैसे आपने करना है। तो रेडियस और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, इसका जो आंसर है आप लिखेंगे r/h इज इक्वल टू 1/√3, ये है आपका आंसर, ठीक है। जब आप अपना आंसर इस तरह से क्लोज करेंगे तो इसे ठीक माना जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम आपके साथ करेंगे। बलवान जी वेलकम। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस आपके पास है। इस इंटरनल चॉइस को आप आराम से पढ़ें। 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट। तो सबसे पहले एक क्यूब की बात कर लेते हैं। ये लीजिए, ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, और यहां पर 10 उसकी साइड है ऐसा दिया हुआ है। उनको ज्वाइन किया है 2 क्यूब्स को, तो एक क्यूब और लगा दीजिए। रफली सी एक फिगर हमेशा बनाइए और फटाफट उससे आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज। 10 इसमें और आ गया, तो लेंथ अपने पास जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बना है, ये क्यूबॉइड बना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसकी लेंथ हो गई 10 + 10 यानी कि 20। इसी तरह से ब्रेड्थ वो आ गई वही, वो तो उसमें कोई चेंज है ही नहीं, तो 10। और इसी तरह से हाइट इसके पास ये भी 10 ही आएगा। आयुष वेलकम, रीना चौहान वेलकम, रीना चौहान वेलकम। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों आपके पास हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये आपके पास हैं। इसमें आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2LB + BH
प्लस HL, इससे आप सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपके काम आते हैं, आपको पता है। अब यहां कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसने सिर्फ आपसे सरफेस एरिया पूछा है, तो आप सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगा दो। ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम पूछ सकता था तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते, बस। तो कोशिश कीजिए जैसा जैसा वो पूछता जाए वैसे वैसे आप फार्मूले याद रखें और खटाखट वैल्यू डालें। अनीता कुमारी वेलकम। तो यहां पर ट्वाइस ऑफ LB, L यानी कि 20, B मतलब 10, B मतलब 10, H मतलब 10, H मतलब 10, L मतलब 20, ये सारी वैल्यू आपने डाल दी। अब कैलकुलेशन किया, बहुत आसान है। 200 प्लस 100 प्लस 200 कितना हो गया, तो आप देखेंगे कि 500 का दुगना 1000। अब 1000 क्या है, ये यहां पर सेंटीमीटर था तो भाई यहां पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन का पोर्शन आपने ध्यान से देखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से। बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से आप इसे कर सकते हैं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, इसीलिए ज्यादातर बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं तो फटाफट उसे निपटा दीजिए, लेकिन जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसे हम आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता, है ना। मीन आपको फाइंड करना है। आपने x दिया हुआ, f दिया हुआ है, तो fx आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ा हमने, विश्वास करते हुए कि आप इसे निपटा देंगे बेहतरीन तरीके से। ये आंसर इसका होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी की ओर चलते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस, फाइंड इट्स nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये सब कुछ निकालना है, निकालते हैं। एक फार्मूला हम हमेशा से बताते आए हैं कि ये जितने भी सेशंस हम आपके साथ ले रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दिए जाते हैं। लास्ट सेशंस में भी हमने कुछ हिंट दिए थे, वही फार्मूला यहां पर फिर देखिए। हमें पहले nth टर्म का फार्मूला Sn का यूज करके आना चाहिए। तो ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप बता दें यस, नहीं आता तो आप नोट कर लीजिए Sn माइनस Sn-1, ये nth टर्म का फार्मूला है। पहली बात तो आप इसे नोट कर लें। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, अगर आप Sn-1 निकालना चाहें तो 3 इंटू n की जगह n-1 लगा दीजिए, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा Tn, यानी कि 3n स्क्वायर प्लस 2n में से आप माइनस करने जा रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ n-1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1, दैट्स इट। अब इसे सिंप्लीफाई करके आप हमें आराम से बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं। राहुल यानी कि पीयूष वेलकम। तो यहां पर अपने पास, यहां पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी से और Tn की वैल्यू निकालिए। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर। यस, 7th क्वेश्चन आंसर बताइए। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर फ्रॉम योर साइड। तो आप निकाल पा रहे हैं, बस इतना आप बताते जाइए यस और नो, दैट्स इट। निकाल पा रहे हैं तो यस बता दीजिए, कोई भी डाउट है तो भी आप बता सकते हैं। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं करनी।
3n स्क्वायर प्लस 2n, यहां माइनस का साइन है, ओपन करते जाइए, 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 और प्लस 2n माइनस 2, तो ये था ही, बाहर माइनस का साइन है, ओपन कर दीजिए, माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6n हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आप कर सकते हैं यहां पर, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, आप चेक कर सकते हैं, 6n और माइनस 3 है प्लस 2 है तो माइनस 1 बच जाएगा। यानी कि nth टर्म का जो आंसर हमें फाइंड करना था वो आपके पास आया 6n माइनस 1। अनु वेलकम, सिद्धार्थ कुमार जायसवाल वेलकम। चलिए, तो nth टर्म जो हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम चाहते हैं फर्स्ट टर्म निकालना। फर्स्ट टर्म कैसे निकलती है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए tn के फार्मूले में n इक्वल टू 1 डाल दीजिए, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो सारी चीजें आपको पता है, n की जगह पर 6n माइनस 1 था ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें n की जगह 1 डाल दीजिए बस। तो 6 माइनस 1 यानी के 6 माइनस 1 यानी के 5, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म। तो ये क्वेश्चन भी हो गया फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जैसे फर्स्ट टर्म जैसे निकालिए वैसे सेकेंड टर्म भी निकाल लो, है ना। T2 कैसे निकालेंगे, तो 6 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 यानी 11। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, ये आपके पास आ गया 6। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6। तो आपने देखा nth टर्म फाइंड कर ली, फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। ये सारी चीजें, सिद्धार्थ कुमार जायसवाल जी, वेरी नाइस आंसर, एक्सीलेंट, आई अप्रिशिएट। और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन था, पेपर में आ सकता था, इसलिए हमने डिस्कस किया है ताकि आप घर पे खूब प्रैक्टिस कर लें। इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आए तो आप उसे एक्शन रिप्ले की तरह से निपटा दें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस समय भी किया था, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कैसे करना है। कोई भी 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक साइड एक बना दीजिए, उसके बाद एक्यूट एंगल आप बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं, और उसके बाद केवल 5 हैं ये, तो 5 को 1 2 3 4 5, ये 5वें को ज्वाइन किया जाता है। फिर इसके पैरेलल दूसरे से, ये दूसरा और 5वां ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दूसरा और 2 जमा 3 5वां, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूरे मेथड्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अब 2 नंबर पॉइंट से आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर बना के दोनों लाइनें पैरेलल बनाई जाती हैं। ये सारे मेथड्स हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको कई बार, तो आप इसके रेलिवेंट हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि इस तरह की कंस्ट्रक्शंस को कैसे किया जाता है। तो यहां पर ये डिवाइड हो गया 2:3 में, 2:3 में डिवाइड हो गया। ये एक मेथड था। एक और मेथड हमारे पास रहता है, अगर आप देखें तो एक और मेथड क्या था कि आप एक्यूट एंगल दोनों तरफ ले लेते हैं, यहां 1 2, यहां पर आपके पास 1 2 3, ये एंगल हमेशा बराबर होता है, और जब हम कट करते हैं ये मार्क बराबर रहते हैं। इधर 2 मार्क लगाने हैं, A1 A2, और इधर 3 मार्क लगाने हैं, B1 B2 B3। अब A2 और B3 को ज्वाइन कर दीजिए, और ये आपके पास जो पॉइंट आएगा ये भी इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो दोनों मेथड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हमने किए हैं। अभी आप घर पे बैठे हैं, इन स्टेप्स को बना के चल रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं, बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम में जाके सिर्फ एक्शन रिप्ले होना है, कुछ नहीं इसके अलावा रह जाएगा।
तो इस तरह से साफ सुथरा डायग्राम आप बनाइएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर देव वेलकम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहली बार एग्जाम में देखा तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। किसी भी तरह का ऐसा ना हो जाए कि वहां क्वेश्चन अनफॉर्चून आ जाए। अगर ऐसा होता है तो कई बार क्वेश्चन के गलत होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं और आपने ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस देख रखे हैं तो वहां सिर्फ जाके एक्शन रिप्ले होना है। तो इस क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, इत्मीनान से देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे आप करते जाएं। इसमें द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर्स, 3 डिजिट का एक नंबर है, 3 डिजिट का एक नंबर है। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो 819। अब ये 3 डिजिट का नंबर है ना, तो इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो 3 डिजिट का नंबर है। इसके लिए एक फार्मूला आप पहले समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। जैसे यहां पे हमारे पास ये नंबर है 819। अगर आप इसे देखें तो ये 800 प्लस 10 प्लस 9 होता है। तो ये कहा जा सकता है 100 टाइम्स ऑफ 8। इसे कहा जा सकता है 10 टाइम्स ऑफ 1, और ये आपके पास 9 यूनिट्स हैं। यानी किसी भी 3 डिजिट नंबर को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये बेस समझ लीजिए। अगर ये बेस एकदम क्लियर है, सिद्धार्थ कुमार जायसवाल, हाँ 999 तो 3 अंकों की एक संख्या आपने बता दी, बात सही है, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए हमें देखना होगा किस तरह से इंप्रूव करेंगे। अर्शित पटेल वेलकम। चलिए अब यहां पर फार्मूला बनाते हैं कि मान लीजिए हम एक नंबर बनाने जा रहे हैं 3 डिजिट्स का, उसका हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट है वो x है, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो y है, और जो यूनिट्स प्लेस पर है वो z है। तो 3 डिजिट का जो नंबर है देखने में XYZ है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो 800 प्लस 10 प्लस 9 जैसे हुआ है वैसे ही उसे क्या करना होगा, 100x प्लस 10y प्लस z। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर इसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप पहली बात जो समझने वाली है वो ये है, इस पूरे क्वेश्चन की जान इस छोटी सी इंफॉर्मेशन में है कि सबसे पहले आपको 3 डिजिट्स का नंबर लिखना आना चाहिए जिसके यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस आपने सपोज किए हैं। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात समझने के बाद हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने सोच लिया कि भैया इसके x, y और z हैं, 3 डिजिट का नंबर है। तो वो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे लेट द 3 डिजिट नंबर बी 100x प्लस 10y प्लस z। ये हो गया मेरा पहली लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद कहा है कि तीनों नंबर एपी में है। तीनों नंबर एपी में का मतलब क्या होता है, इनके बीच की दूरी बराबर है। तो इसको कई तरीके से, इस बात को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बीच वाला नंबर है इन दोनों की एवरेज है, या बीच वाले नंबर का दुगना दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, जो बात लिखी है इसको भी आप आराम से समझ लें, घर पे बैठ के समझ रहे हैं हम, पेपर की चिंता नहीं है। पहले खुद को समझाइए, पेपर में कैसे लिखना है वो हम बता ही देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर लिखा है कि 3 नंबर्स आर देयर विच आर इन एपी, तो उसका मतलब क्या है
कि बीच वाला नंबर पहले और तीसरे नंबर की एवरेज है, इसका यह मतलब है। दूसरा मतलब आप ये कह सकते हो कि बीच वाले नंबर का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर है। चौथी बात आप ये कह सकते हो कि बीच वाला नंबर माइनस पहला नंबर और तीसरा नंबर माइनस बीच वाला नंबर ये बराबर है। ये तीनों एक ही बात है, देखने में भले अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही है। जो हमारा दिल करे हम उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन जो भी हमारा दिल करेगा हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। ओके, चलिए अब अगर 3 डिजिट का नंबर XYZ था तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? एंड द नंबर obtained आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो उसमें क्या होगा? उसमें Z पहले आ जाएगा, Y बीच में हो जाएगा, X इधर हो जाएगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब वो 3 डिजिट आपके पास जो होंगे वो होगा 100Z हो जाएगा प्लस 10Y हो जाएगा और प्लस X हो जाएगा। ध्यान से, ये ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये बात आपने समझ ली तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। ओरिजिनल नंबर हमने सपोज किया XYZ है, वो एक्चुअल में 100X प्लस 10Y प्लस Z के बराबर है। उसका रिवर्स नंबर ZYX बन गया जो एक्चुअल में 100Z प्लस 10Y प्लस X के बराबर है, ठीक है। अब राजा जी इसके आगे की बात हमें कहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज छोटा, ओरिजिनल से छोटा है। बहुत अच्छी बात है। तो ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स्ड नंबर इक्वल टू 594, इसका तो यही मतलब हुआ ना। ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर इज 594। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो, अभी लिखने के चक्कर में मत पढ़ो, अभी खुद को समझाने के चक्कर में पढ़ो। तो क्या हम ये बात समझ पाए? अगर यस तो हम आगे बढ़े, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या था? तो ओरिजिनल नंबर था हमारा 100X प्लस 10Y प्लस Z, और रिवर्स नंबर क्या था? 100Z प्लस 10Y प्लस X, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 594। बात सही है अनु? वेलकम बेटा। अब आगे और बढ़ते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। यहां 100X है, माइनस करना है 1X, तो 99X आ गया। यहां पर 10Y था, यहां भी 10Y है, कट जाएगा, काम खत्म हो गया। Z में से 100Z माइनस करना है तो माइनस 99Z बच जाएगा इक्वल टू 594। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप देख पाएंगे कि ये 99 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 99 से डिवाइड होता ही ये बच गया 6। तो X माइनस Z की वैल्यू आ गई 6 यानी कि 6। अब क्वेश्चन क्या था? अभी तक तो हमने ये सब तो कर डाला। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि उन तीनों का सम 15 है। उन तीनों नंबर्स का सम क्या है? 15। X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 15। तीनों डिजिट का सम कितना है? 15, 15। तो अब x प्लस जेड की वैल्यू, यहां से देखो, x प्लस जेड की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो? 2y। तो यहां पर x प्लस जेड, ये दोनों x और z हैं, इन दोनों को हटा के 2y लगा सकते हो। तो आपके पास क्या बन गया? ये y है और उन दोनों की जगह 2y, तो 3y इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5, यानी कि बीच वाला जो नंबर है वो तो हो गया 5। अब अगर आप बीच का नंबर निकाल पाए तो इससे पीछे और इससे आगे सिर्फ आपको इतना ही तो निकालना है कि इन दोनों का z, हाँ जी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, इतना हमें पता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि y माइनस समथिंग, जिसे हम d कहते हैं, वो आपके पास x होगा, और y प्लस समथिंग जिसे आप d कहते हैं वो भी x ही, वो आपके पास नेक्स्ट नंबर z होगा, वो आपके पास z होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है? तो y तो आप कैलकुलेट कर सके,
अब रह क्या गया, सिर्फ आपको उससे प्रीवियस नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर निकालना। तो क्या आप प्रिडिक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि वो नंबर्स क्या होंगे? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अर्शित वेलकम, मूवी मेमोरीज वेलकम। यस, चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हाँ जी, x की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं? y माइनस डी, वाई माइनस डी। y क्या है? 5, तो 5 माइनस डी। इसी तरह से z की जगह लगा सकते हैं 5 प्लस डी, 5 प्लस डी, ये हो गया 6 के बराबर। ये 5 और 5 कैंसिल, आपके पास आया माइनस डी, तो माइनस टू डी इक्वल टू 6। डी की वैल्यू क्या आ गई? -3। यानी आपके पास डी की वैल्यू है -3। अगर आप इस डी की जगह -3 लगा दें तो y -3, 5 -3 यानी कि +3, ये हो गया 8, ये आ गई वैल्यू x की। और y की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 3 यानी कि 2। तो अब आप देखिए पूरा नंबर x की जगह आ गया 8, y की जगह आ गया 5 और z की जगह आ गया 2। तो आपका आंसर बन गया 852 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन एक लंबा क्वेश्चन था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था। अर्शित पटेल एक्सीलेंट, रमन गुप्ता वेलकम। तो ये हमने जानबूझ के बहुत ही स्लो मोशन में किया है क्वेश्चन, जानबूझ के, ताकि आप इसके हर पहलू को देख पाएं। जब एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है, करने में टाइम इतना नहीं लगता, सिर्फ उसके सारे एस्पेक्ट समझने होते हैं, इसलिए हम आराम आराम से चलते हैं। एक बार समझ आ गया, आप दोबारा से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आप विद इन नो टाइम कर लेंगे, बहुत स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, इसमें क्या एंट्री केसेस हैं, वो हमने कोशिश की आपके साथ बांटने की, क्योंकि एग्जाम में पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो वहां टाइम आपका गड़बड़ा सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान कर सके, इसलिए हर क्वेश्चन की इन डेप्थ डिस्कशन हम यही करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। सो यस अनु, यू आर राइट। अर्शित आपने भी आंसर दिया था। सिद्धार्थ कुमार जायसवाल जी, आपने भी आंसर दिया था। डैड इज बैड, वेलकम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रमन गुप्ता जी, वेलकम। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने निपटाया आराम से, इत्मीनान से। बिल्कुल वैसी ही रिक्वेस्ट आपसे दोबारा करेंगे कि जो और पार्ट है ये भी बहुत ही, इसे कहते हैं ना धांसू है, बहुत ही जानदार, शानदार। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, तो इसको भी आराम से चल के कीजिए तो ये बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, तो नोट कीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास उन्होंने दिया है कि किसी एपी में सम ऑफ m टर्म्स इज n, सम ऑफ n टर्म्स इज m, m n से बड़ा है, और सम ऑफ फर्स्ट m माइनस n टर्म्स फाइंड करना है। तो ये m और n के चक्कर में ही सारा गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने पहली बार पेपर में देखा तो हो सकता है आप गड़बड़ा जाएं, हो सकता है आप ना भी गड़बड़ाएं अगर आपकी कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को देख रखा होगा तो श्योरली आप इसको बड़े आराम से निकल जाएंगे करते हुए। ठीक है जी, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप बनाते जाइए। जिसे आता है वो प्लीज करता जाए, और जिसके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको रिक्वेस्ट है कि वो साथ साथ हमारे चलता जाए। तो सबसे पहला काम आप करें कि सम ऑफ m टर्म्स का फार्मूला क्या यूज होगा, नोट करते जाइएगा क्योंकि क्लियर भी करना पड़ सकता है, क्वेश्चन लंबा है। सम ऑफ m टर्म्स, अब अपने पास कोई भी एपी फार्मूला, ए
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, यही तो होता है ना। तो पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, तीसरी क्या होती है ए प्लस टू डी, फिर आगे ए प्लस थ्री डी, यही आपके पास एपी होती है। इसी में सम ऑफ एम टर्म्स का अगर फॉर्मूला करेंगे तो एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमें एन दी हुई है, ये ध्यान से देख लीजिए, नोट करते जाइए, यही काम आएंगी बाद में बातें। जैसे जैसे बता रहे हैं प्लीज करते जाएं, कोई जल्दबाजी ना करें। अब ये जो m अपॉन टू दिखाई दे रहा है ये उधर भेज दीजिए, तो टू अपॉन, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे रह गया टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इधर आपके पास टू मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि ये हमारे पास टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है। ठीक है, बाद में हम रेफर करेंगे इसको। इसका नंबर आप डाल के रख लीजिए 1। अभी वेलकम। वेल, तो जिसका भी एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक कहने का यही हमारा तरीका है कि हम उसके साथ अंत तक रहेंगे, उसके बेहतरीन प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट ऑफ लक कहने का मेथड है। उसके एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसके एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने सम ऑफ एम टर्म्स निकाल लिया। अब सम ऑफ एन टर्म्स, उसका फार्मूला क्या होगा, वो हमें एन टर्म्स का फार्मूला है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू m के बराबर है। अब फिर यहां से भी एक इक्वेशन निकालिए इसी तरह की, क्या आ जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये जो n अपॉन टू था उधर जाके टू एम अपॉन एन हो जाएगा। ये m और n के चक्कर में खो मत जाना, बार बार कह रहे हैं आराम आराम से एक एक लाइन को चबा चबा के लिखना, बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, चलिए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपने लिख लिए। अब क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को चलो ऐसा करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा हमें बताओ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टू ए कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे m माइनस वन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये रह जाएगा m माइनस एन, और d कॉमन रहा। इधर आपके पास 2 कॉमन हो सकता है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, 2n अपॉन एम माइनस 2m अपॉन एन। यहां तक आप लिख लीजिए फटाफट, एलसीएम भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन आप नोट जरूर करते जाएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर एक बार नहीं किया, पहली बार पेपर में मुलाकात हुई तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन अगर आपने देख रखा है कभी पहले तो ये गड़बड़ नहीं होगी। 2 कॉमन आ गया, एन स्क्वायर माइनस भी ले लो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आराम से मैनेज करिए। इसको आप m माइनस एन और m प्लस एन में डिवाइड कर लीजिए। लेफ्ट साइड पे देखिए m माइनस एन आपको दिखाई दे रहा है, m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, इसके बाद आपके पास आया d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या आ गई, देखिए d की वैल्यू आ गई माइनस टू एम प्लस एन अपॉन एम एन। क्या आप ये कैलकुलेशन कर पाए, माइनस टू एम प्लस एन अपॉन एम एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने रिजल्ट निकाला है, d की वैल्यू निकाल ली हमने, ये d की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ये हमारे पास d की वैल्यू निकाल ली गई है। अब इसके एक कदम आगे बढ़ना है, d की वैल्यू को साइड पे निकाल के रख लीजिए। अभी हम आपसे पूछेंगे तो आप हमें बताइएगा कि d की वैल्यू क्या है। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। d की वैल्यू को हम साइड पे रख लेते हैं। d की वैल्यू क्या थी बताइए जरा, तो d की वैल्यू थी नेगेटिव टू एम प्लस एन अपॉन एम एन। सारी राज की बातें यहां छुपी हुई हैं, यहां से हम देखेंगे। इसी तरह से एक हमने फार्मूला भी निकाला था, क्या फार्मूला था, ट्वाइस ऑफ ए प्लस
m-1 इंटू डी वो n के बराबर था। उसी तरह से ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी वो m के बराबर था। तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम लिखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 और 2 हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाइए कि क्वेश्चन क्या है। अब जाके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो आपका एम है। अभी तक तो आप रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे। अब क्वेश्चन आपका, रमन गुप्ता वेलकम, मुदस्सिर रहमान जी वेलकम। m-n टर्म्स आपके पास का सम निकालना है तो आपको s ऑफ m-n ये निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, यही आता है। अब आप आराम आराम से इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। यही सारा खेल है, यही सारी समझदारी आपकी काम आएगी। 2a यहां सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां मैनेज करना है कैलकुलेशन को कि कैसे m-n जो है और ये -1 है, इसको सिर्फ हम आगे पीछे करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, m-1 पहले कर लिया और -n बाद में कर लिया, दोनों को d से मल्टीप्लाई कर लिया। ये d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो d से मल्टीप्लाई किया, लेकिन कैसे, m और m और 1 को इकट्ठा कर लिया एक ही ब्रैकेट में और n को अलग से ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया उसका भी कारण है। अगर आप देखेंगे कि अपनी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ट्वाइस ऑफ m-n इंटू डी, इसकी वैल्यू हमारे पास है। क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू क्या है आप चेक करें, आपको नोट करवाई है हमने ये वैल्यू 2, ये m वाला है तो 2n अपॉन m, ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है, ये 2n अपॉन m, 2n अपॉन m ये वैल्यू थी इसकी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आपने जो मार्क की थी वो क्या था, ट्वाइस ऑफ a प्लस m-1 इंटू डी, ये वैल्यू क्या थी, 2n अपॉन m था ना ये। तो इसकी जगह पे वैल्यू डाल दी। अब आप एन डी की वैल्यू डालना चाहते हैं, यहां से देखिए बेटा ये n दिखाई दे रहा है, अगर मैं n को इधर भेज दूं तो ये एन डी बन जाएगा और वैल्यू क्या बन जाएगी, 2m प्लस n अपॉन m रह जाएगा क्योंकि n तो चला गया। तो एन डी की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली, ये वैल्यू आप यहां लगा दीजिए तो -2m प्लस n अपॉन m। इसीलिए बताया था कि ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। अगर एक बार प्रैक्टिस नहीं की, पहली बार पेपर में किया तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आराम आराम से करते जाइए और तब आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। m-n अपॉन 2, 2n अपॉन m, माइनस माइनस हो गया प्लस m, 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ n अपॉन m। यहां तक ओके है। आगे एलसीएम सेम है तो ऊपर वालों को सिर्फ ऐड ही होना है। ये हो गया 2m, इन दोनों को ऐड हुआ तो 4n। तो अपने पास क्या बना, ध्यान से देखिए, यहां से आपके पास आया m-n अपॉन 2 बाहर है, उसको तो छेड़ा ही नहीं हमने, 4n प्लस 2m अपॉन m। यहां तक कोई मुश्किल है क्या, नोट कर लिया, नोट करते जाइए आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो कर डालिए। 2 कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर आ गया, m-n ये रह गया, 2 चला गया तो 2n प्लस m रह गया। नीचे 2 हमारी वेट कर रहा है, m हमारे साथ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, m-n इंटू 2n प्लस m अपॉन m। ये क्या है हमारा, ये आंसर है बेटा, आंसर। तो अगर ये पहली बार क्वेश्चन आप पेपर में करेंगे तो हो सकता है ये गड़बड़ कर जाए, लेकिन आज अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस करके चलते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी थ्रू।
तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार रिवर्स कर करके देखिए, आराम आराम से देखिए, यहां पे सब अवेलेबल है, आप आराम से उसको रिवर्स करें, देखें, फिर आगे बढ़े। यानी कि ये क्वेश्चन आपको मास्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उनकी प्रैक्टिस हम यहां कर लेते हैं तो पेपर हमारा एक्शन रिप्ले में ही निकल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ ए टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 meters longer when the sun's altitude is 30 than when it is 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए। तुरंत जैसे ही डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, सिर्फ डायग्राम बनाते ही, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के हमने हजारों क्वेश्चन किए हैं और यहां हम इस प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको दिया ये हुआ है कि यहां पर मान लेते हैं कि अभी, और ध्यान से समझ लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं यहां पे सन है, तो जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री पे है या जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री पे है, तो दोनों जो शेडो हैं, शेडो इस टावर की एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी। इन दोनों शेडो की टावर के बीच में, टावर की शेडो जो है उसके बीच में हमारे को जो डिफरेंस है वो ये आएगा। इसकी वैल्यू 30 मीटर दे रखी है, बस ये है क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्वेश्चन को विजुअलाइज करना। तो ये आपने विजुअलाइज कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि ये 30 क्या है, ये है 30। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हाइट ऑफ द टार। इसको आप h सपोज कर लें, तो h डायरेक्ट नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक ये कहता है कि जिस साइड को आपने फाइंड करना है वो किसी राइट ट्रायंगल की अगर साइड है तो एक और साइड किसी राइट ट्रायंगल की, उसी राइट ट्रायंगल की पता होनी चाहिए और एंगल भी पता होना चाहिए। लेकिन ये जिस ट्रायंगल की साइड है उसका एंगल तो पता है, लेकिन पूरी पूरी साइड नहीं पता। तो ये कह सकते हैं कि कनेक्ट करके क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप ए बी सी ट्रायंगल की बात कर लें, राइट ट्रायंगल ही है। ए बी सी में h अपॉन एक्स, इसे हमने x मान लिया, h अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कौन सा यूज करेंगे? 60 वाला, tan 60। h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60। tan 60 क्या होता है? √3। तो h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू आ गई √3 इंटू एक्स। और x की वैल्यू क्या आ गई? हमें फाइंड क्या करना है? h फाइंड करना है ना, तो x को आइसोलेट कर लो। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो हमें फाइंड करना है उसके दूसरे को आइसोलेट कर लो, उसकी वैल्यू को निकाल लो। ये है हिंट, इससे आपका टाइम बचेगा बाद में। तो ट्राइंगल एबीसी में आपने x की वैल्यू निकाल ली, h अपॉन √3। ये पहला इंफॉर्मेशन। अब दूसरे ट्रायंगल में जाइए, राइट ट्रायंगल में। कौन सा राइट ट्रायंगल? एबीडी। एबीडी, इन राइट ट्रायंगल एबीडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम ही आपके साथ ले रहे हैं। ए बी यानी कि h अपॉन ए डी। ए डी क्या है? x प्लस 30, x प्लस 30, और एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो tan 30 हो गया। tan 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/√3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू एच इक्वल टू एक्स प्लस 30, और x की वैल्यू निकालेंगे तो √3h माइनस 30 इक्वल टू एक्स। यहां भी x की वैल्यू को ही आइसोलेट कर लीजिए, ये हिंट आपको दिया है टाइम बचाने के लिए। ठीक है जी, x की दोनों वैल्यू आपने आइसोलेट कर लिया है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों वैल्यूज x की हैं, तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लीजिए, बराबर रख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा?
h अपॉन √3 इक्वल टू √3h माइनस 30, आमने सामने रखिए, h की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना आसान। तो इसको जल्दी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमने आपकी कैलकुलेशन पे हमेशा भरोसा किया है और ये हम जानते हैं कि आप बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। तो जल्दी से कर डालिए और हमें आंसर दीजिए। जो कर सकते हैं वो जल्दी से करके आंसर, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h इक्वल टू 3h माइनस 30√3। अब ये इधर, तो 3h माइनस h यानी कि 2h हो गया, इक्वल टू ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया और 2 कैंसिल, तो 15 हो गया। और आगे आप इसे √3 की वैल्यू भी डालनी है तो √3 की वैल्यू भी डाल देना, और अगर नहीं डालनी है तो आप आंसर को यहीं पे छोड़ देना। इन्होंने √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आप यहीं आंसर को छोड़ दीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि यूनिट क्या है, मीटर, 30 मीटर था ना, तो यहां पर भी मीटर लिख दीजिएगा आंसर। तो आप कह सकते हैं हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग या टावर इज 15√3, और अगर उन्होंने √3 की वैल्यू दे रखी हो 1.73 तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। यदि आपको वैल्यू दे रखी हो 1.732 तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि अभी फिलहाल कुछ नहीं दिया है तो आप 15√3 लगा के मीटर आंसर करके बढ़ा दीजिए लेकिन अगर वैल्यू दी है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके देना है, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यस, इसलिए सारा हम ही आपके साथ कर रहे हैं। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है आप देखते जाएं और इसको रिवाइज करके फिर पेपर की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए, अर्शित, रमन, अभी, मूवी मेमोरीज, यस। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये लीजिए। अब इसको आराम से इत्मीनान से एक इक्वेशन बनाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमें आती है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। जैसे जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे आप सोचते जाएं, एक डायग्राम सा बनाते जाइए, उसके अंदर वैल्यूज को डिपिक्ट करते जाइए। ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है, सर्टेन एवरेज स्पीड, पता नहीं है क्या एवरेज स्पीड है, लेकिन कुछ है तो उसे आप x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, x किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने सपोज कर ली फॉर ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, एक ही फार्मूला याद रख लो, बाकी सारे फार्मूले यहीं से निकलेंगे, यही काम आएंगे। ठीक है, अब अपने पास स्पीड है x, डिस्टेंस है 63, टाइम नहीं पता तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम नंबर वन, तो इसे हम टाइम बार बार ना लिख करके t1 कह सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहला वाला टाइम हमने। तो इस क्वेश्चन को पहले अपने आप को समझाइए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है। दूसरा वो कहता है देन ट्रेवल अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इस बार बदल गया 72, और एट एन एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड थी x, उसमें 6 ऐड कर दिया, तो ये आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड का नया वाला फॉर्म। ये हो गया टाइम नंबर 2। सेकेंड टाइम, 2 बार टाइम का इस्तेमाल हुआ है, तो इसे t1 बोल लिया, इसे हमने t2 बोल लिया। और कहा क्या गया है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यानी कि t1 प्लस t2 हमें दिया हुआ है, पूरी जर्नी 3 आवर्स में कंप्लीट हो गई। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, निचोड़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। डोंट डू डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले t1 हमने निकाला 63 अपॉन x, t2 हमने निकाला 72 अपॉन x प्लस 6
इक्वल टू 3। अब x को फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है, बड़े आराम से इत्मीनान से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो कर डालिए, जो कर सकते हैं वो फटाफट करते जाइए, बाकी हमारे साथ देखते जाइए। 3 से ये सब डिवाइड हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है 21 आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 24 हो जाएगा, 3 से डिवाइड 1 हो जाएगा। तो ये नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, कैलकुलेशन में सब अलाउड है। बाकी कैलकुलेशन है, हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है, हर बच्चे की अपनी प्रैक्टिस होती है। हाँ, इतना जरूर है कि हमें विश्वास है कि आप आराम से उसे मैनेज कर लेंगे। और 21x 126 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है, क्वाड्रेटिक कंप्लीट करें, बनाए। क्वाड्रेटिक कौन सी बनेगी, जल्दी से बनाइए, हम वेट कर रहे हैं आपके क्वाड्रेटिक के बनने का, जल्दी से करिए, शाबाश। तो 45x है, उधर जाके 45x माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इधर से ये दोनों मिलके 45 हुआ, उधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर, इधर 6x था, उधर से 45 माइनस क्या है, तो माइनस 39x रह गया, उधर 126 है, इधर आके माइनस 126 हो गया, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो मिडिल टर्म तोड़ना है या डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर लीजिए। तरुण सिंह वेलकम, रमन गुप्ता वेलकम, ओके, सिद्धार्थ कुमार वेरी नाइस आंसर। चलिए, तो यहां पर -39 है, इसके मिडिल टर्म अगर हम तोड़े तो -42 प्लस 3 करके बन जाता है, तो x माइनस 42 x प्लस 3 ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई 42 या -3, लेकिन स्पीड तो माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको डिस्कार्ड ऑफ करना पड़ेगा, और अगर आप डिस्कार्ड ऑफ करते हैं तो आपके पास केवल x का एक ही आंसर रह जाता है, और जो स्पीड हमने सपोज की थी वो, तो आप ओरिजिनल एवरेज स्पीड बताना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या है, x, वो आ गया आंसर 42। तो इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप पहले प्रैक्टिस करके वहां पहुंचते हैं पेपर की ओर तो ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे। अगर पहली बार अनफॉर्सीन क्वेश्चन के तौर पे वहां आपको दिखाई देगा तो हो सकता है गलती के चांस हो जाएं, तो हम कोई चांस लेना नहीं चाहते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक क्वेश्चन को बार बार समझें, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को आप करें, ताकि पेपर में जब आप ओरिजिनली पहुंचे तो उससे बहुत पहले आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी हो। सारे कॉन्सेप्ट हम आपको करवा चुके हैं, आप उन्हें अलग से देख सकते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चंस यानी कि फाइनल पेपर्स की तैयारी चल रही है, और उसमें भी हम लगातार पेपर्स कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड क्या है नहीं पता, लेकिन जो डायगोनल है वो उससे 60 मीटर मोर है। अच्छा, और क्या दिया है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड तो नहीं पता, लेकिन लॉन्गर साइड भी 30 मोर है, तो सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टर साइड चल रहा है। तो शॉर्टर साइड को आप x मान लीजिए बस। तो शॉर्टर साइड को x मान लिया, तो ये x से 30 ज्यादा है और ये x से 60 ज्यादा है, और ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो भाई ये राइट ट्रायंगल तो होगा ही। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि आपका आंसर x एंड x प्लस 30 ये आंसर होना चाहिए, और यहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है, बताने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल हो चुका है, बाकी सिर्फ औपचारिकताएं शेष है, यानी कि लिखना ही शेष है, बाकी क्वेश्चन तो हो चुका है।
जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो इसे चुटकियां बजाते निपटा देगा। तो आप इसे निपटा दीजिए फटाफट, जिससे आता है वो निपटा दीजिए, निपटाता चला जाए, जल्दी से जल्दी करता चला जाए। और बाकी फटाफट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाने वाला है, बाकी आप उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 120 तो माइनस 60 हो गया, 900 है इधर और माइनस के 3600 आ रहे हैं, तो माइनस के 2700 रह गया और इक्वल टू 0 आप बना दीजिए। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई इस तरह से, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन आपके पास है, आपने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट। करने के मेथड आपके पास बहुत सारे हैं। क्या मेथड है आपके पास? मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, आपके पास मेथड है डायरेक्ट फार्मूला लगाने का। जो आपका दिल करे वो लगा लीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको देख सकते हैं कि माइनस 90 प्लस 30 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यही आता है। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या बना सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। और इससे डायरेक्ट भी अगर आप लिखना चाहते हो तो माइनस 90 प्लस 30 ऐसे ही बनता है। x की वैल्यू 90 आ गई या माइनस 30 आ गई। हो सकता है क्या माइनस 30? डेफिनेटली नॉट। तो माइनस 30 नहीं हो सकता, तो उसको हटा दीजिए, बचा क्या? 90। तो अब हमारे पास दोनों डायमेंशंस बतानी है। आंसर हमारा फाइंड द साइड्स कहा था, उसने एक्स फाइंड करने को नहीं कहा, उसने कहा साइड्स बताइए। तो आप उन्हें बताएंगे कि द शॉर्टर साइड इज 90 मीटर्स एंड द लॉन्गर साइड इज 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। जब आप ये दोनों बातें बताएंगे उसके बाद लिखिएगा आंसर, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। सिद्धार्थ कुमार जायसवाल आप बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, अर्शित पटेल आप बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, रियली आई अप्रिशिएट। रमन गुप्ता यस, मूवीज मेमोरीज यस, ठीक है। तो कुल मिला के आप की सारी प्रिपरेशन इसी प्लेटफॉर्म पे हम बेहतरीन तरीके से करते हुए चल रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सेज हमें भी एनर्जाइज करती है, हमें भी मजा आता है। और अनु एक्सीलेंट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने पास सेक्शन सी चल रहा है और एक्शन सी की ओर अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम बनाइए, डेटा को पढ़िए। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से, सिलेंडर की बात करता है तो सिलेंडर ही बनाना, एक एक शब्द को आराम आराम से पढ़ना है। सिलेंडर का है तो सिलेंडर बनाना है, कोन नहीं बना देना। गलती इन्हीं छोटी छोटी बातों की होती है। रेडियस है तो डायमीटर नहीं लगाना, डायमीटर है तो रेडियस नहीं लगाना, ठीक है। जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करना बेटा, कोई गड़बड़ नहीं करनी, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे हाइट है कितना? 15, क्या है यूनिट? सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एंड डायग्राम 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 डायमीटर का, ओके, डायमीटर 16 है तो भाई डायमीटर 16 है ना, रेडियस कितना हो जाएगा? ये ध्यान से मार्क करना है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, बार बार इसलिए डायग्राम बनवाते हैं कि आपकी गलती ना हो। और ये आपको सारी चीजें याद आएंगी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड। अब ये नीचे से उसको खोखला कर दीजिए, नीचे से उसको खोखला कर दीजिए, लेकिन ये कोनिकल शेप में करना है। नीचे से हमने
खोखला करके बीच का हिस्सा उसमें से निकाल दिया, ये निकाल दिया नीचे से। तो इसको अब आपको एज्यूम करना होगा कि हुआ क्या है। तो पूरा पूरा सॉलिड आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा था, बीच में से एक मक्खन की टिक्की बीच में से निकाल ली कोन वाली शेप की, दैट्स इट। अब बचा क्या? तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहां आपकी बुद्धि काम आनी चाहिए कि अगर वो टोटल सरफेस एरिया कहता है तो क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो भी हमारा बना है कॉम्बिनेशन, उसमें कैसे बनेगा? पहले फार्मूला खुद बनाइए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और फिर वो जो आपको एक टॉप दिखाई दे रहा है सर्कल वाला वो, और अंदर जो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास कोन का दिखाई दे रहा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, ये सारा का सारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन होगा। तो फार्मूला क्या बना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस फ्लैट सर्कुलर टॉप प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये फार्मूला अगर आपने लिख लिया तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया, आपने क्वेश्चन को जीत लिया। अगर आप ये नहीं बना पाए तो इसी की प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आया। ध्यान से देखिएगा कि आपको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो वहीं पे है, उसका एक फ्लैट सरफेस ऊपर बचा हुआ है और नीचे से उसको गड्ढा करके उसमें से एक कैविटी निकाल दी गई कोन वाली शेप की, जैसे पूरा एक मक्खन की टिक्की हो और उसमें से कोन निकाल दिया जाए गर्म करके छुरी को। तो बिल्कुल वैसा सोचिए, या एक एज्यूम करिए कि आइसक्रीम बीच में से निकाल दी गई है, लाइक दैट। तो अभी जो कोनिकल पोर्शन दिखाई दे रहा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपके सामने अवेलेबल हो गया है, तो उसे भी ऐड करना है। लेकिन अगर ये वॉल्यूम का क्वेश्चन होता तो क्या करते? तो अगर ये वॉल्यूम का क्वेश्चन होता तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस होता वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन अभी आपके सामने है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि यही आए। पेपर में वॉल्यूम का आ गया तो क्या करोगे? प्लस मत कर देना, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करोगे तब वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आएगा। इसको ध्यान रखना, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पेपर में क्या आने वाला है किसी को नहीं पता। वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करते। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये फार्मूला निकालना ही सारा टेक्निक है। अगर ये फार्मूले आपने निकाल लिए तो कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। यस, सिद्धार्थ कुमार जायसवाल, एक्सीलेंट, गोइंग ऑन, बढ़िया चल रहे हैं आप। अभी जल्दबाजी नहीं करनी, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी हमने, ठीक है? चलिए, अब अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का हमने फाइंड कर लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, एल क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। एच क्या है? 15। आर क्या है? 8। आर क्या है? 8। पाई की वैल्यू 3.14। तो ये सारी वैल्यू लेके कैलकुलेट करना है आपने। सिर्फ कैलकुलेशन आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में आप ही ने करना है, इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप करते चलें। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन पे दम लगा रहे हैं, आप कैलकुलेशन पे दम लगाएं। फ्लैट सर्कुलर टॉप है तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आपके पास वही 3.14 है। आर क्या है? रेडियस 8, तो 8 का स्क्वायर लगा दीजिए, उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच फार्मूला आपके पास है, जल्दी से वैल्यू निकाल दीजिए। 2 पाई आर एच, जल्दी से वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए। 2 पाई हो गया 3.14। आर की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना है? 8, और एच की वैल्यू है 15। ये सारे तीनों आंसर आप निकाल लीजिए फटाफट, ये सारे आंसर निकाल लीजिए जल्दी से। ओके, तो 2 पाई आर एच अगर आपने सॉल्व किया, 2 पाई आर एच अगर आपने सॉल्व किया
तो क्या आया जल्दी से बताइए। 753.6। इसके बाद यस, तो यही हमारा वे है, जिनके एग्जाम्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना है और बाकी सबका साथ देते हुए हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ टॉप सरफेस का कितना आया 200.96 और जायसवाल जी आपने बहुत बेहतरीन आंसर निकाला था और वो आंसर क्या था 427.04। इन सब की वैल्यू क्योंकि एरियाज है तो इनको आपने ऐड करना है, ऐड कर डालिए फटाफट और तीनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है जल्दी से निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए फटाफट। सिर्फ कैलकुलेशन आप पे छोड़ी हुई है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, सिर्फ तीनों को ऐड करना है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है। इसलिए ब्लैक कैप्टन शॉर्ट्स गुड 443.131404 अप्रोक्सीमेट की बात है बेटा, कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो आप इसको आंसर तक पहुंचाएं जल्दी से। इन सबका टोटल क्या आ गया 138.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग ये आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा क्योंकि पाई की वैल्यू में अप्रोक्सीमेशन छुपी हुई है, पाई की वैल्यू में अप्रोक्सीमेशन छुपी हुई है। और कई बार होता पता है क्या है कि पाई की वैल्यू सब में से पहले कॉमन ले लेते हैं हम, फिर सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस समय क्या होता है अल्टीमेटली आंसर में हल्का सा फर्क पड़ जाता है। ये है उसके पीछे की इंट्रिकेसी और कोई बात नहीं। तो आपको उस चीज से कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, बहुत ही मस्त होके चलिए। अगर आपका आंसर अप्रोक्सीमेशन में है, नजदीक है, मान लिया जाएगा उसे करेक्ट, नोबॉडी इज गोइंग टू डिडक्ट एनी मार्क्स। ठीक है, तो बस आराम से आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है, ये है इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके रिस्पॉन्सेज क्लियर हैं, आपका क्वेश्चन का आइडिया भी हो गया और आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 1 फटाफट देख लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाना, जल्दी से देखना है, स्पीड से करिए, समझ लीजिए। राघव लव्स ज्योमेट्री, बड़ी अच्छी बात है। सो ही वॉज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल, हिज फादर इज अ मैथमेटिशियन, तो भैया मजा आ गया। सो ही रीच्ड आउट टू हिज फादर टू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट टेंजेंट्स एंड सर्कल्स। तो टॉपिक उसने एक्सप्लेन करवा लिया अपने आप को। His father gave him knowledge of circle। ओके, ये हो गई कहानी, ये कहानी है पूरी, इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड हो गई। मेन मुद्दे की बात क्या है, मेन मुद्दे की बात यह है कि सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड, तो ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है और उसके आगे की कहानी है। तो मेन हमें कंसंट्रेट करना है यहां पे और यहां पे। ठीक है, तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, इन दोनों पार्ट पे हमने कंसंट्रेट करना है। तो चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। लीजिए, तो मेन जहां कंसंट्रेट करना है उस जगह पे हम आ गए, आपके सामने डायग्राम है और आपके सामने क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं। क्रिश सैनी, ठीक है, चलिए वेलकम बेटा। यहां पर हमारे पास अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड, तो ये अपने पास 3 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से अगर टच कर दोगे तो ये भी 3 होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये परपेंडिकुलर होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो डायग्राम के अंदर ही सारा क्वेश्चन हो जाता है अगर आप मास्टर हैं तो। डायग्राम को इसीलिए क्लियरली बनाने को कहा गया हमेशा। इन ए राइट ट्रायंगल BAC, ओके, तो यहां पर सी पर ये राइट ट्रायंगल है, ओके, एंड सच दैट BD इज 9, ये 9 है भाई, ये 9 है।
तो आप अपने आप बता सकते हैं कि ये बी एफ ये भी 9 होगा। अब कहने की जरूरत तो नहीं है कि प्रॉपर्टीज सारी हमें पता है और हम इस समय फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सारी बातें हम आपसे 50 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब तो हम फटाफट इशारा करते जाएंगे और आप रिस्पॉन्स करते जाएंगे, मजा आएगा। डीसी, डीसी क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से सीई, सीई क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा। यहां तक ओके है। अब अपने को चाहिए क्या, फाइंड ए बी। अब ए बी फाइंड करनी है, हमें ये नहीं पता। अगर ये पता लग जाता तो काम ही हो जाता। इसे आप x मान लीजिए, तो ये भी आपके पास x हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब राजा जी आगे का हिस्सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एक राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट का आपने यूज करना है। 9 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको आप यूज करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। जब आप x की वैल्यू निकाल लें तो x पे छोड़ना नहीं है। देवेंद्र सिंह वेलकम बेटा। जब आप x की वैल्यू निकाल लें तो आपने x की वैल्यू पे नहीं छोड़ना, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या है, 9 प्लस एक्स है। तो x की वैल्यू निकाल के 9 में ऐड करके फिर आपने आंसर देना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है जो फाइंड लिखा है उस फाइंड को करके ही आपने क्वेश्चन को क्लोज करना है। देवेंद्र सिंह जी, यस वी आर हियर एंड वेलकम। अब कैसे करेंगे, मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसके बाद सिर्फ औपचारिकताएं रह जाती हैं। औपचारिकताएं किस तरह से रह जाती हैं कि भाई राइट ट्रायंगल में x प्लस 9 ये हो गया ए बी, उसका स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 यानी कि 12 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इक्वल, ये 12 है, 12 का स्क्वायर 144 सीधा लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब सिंप्लीफिकेशन होती है नहीं होती है, जो भी होती है जल्दी से जल्दी कर डालिए जल्दी से कर डालिए। x की वैल्यू यहां से फटाफट निकालिए जल्दी से, शाबाश। x की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या आने वाली है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 18 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 12x इक्वल टू ये आपके पास 144 है, ये 9 उसमें ऐड हो गया 153 हो गया। 153 में से 81 को माइनस कर दीजिए। अब आ गया आपके पास x की वैल्यू कितना, 6। बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई और आंसर हमारे पास क्या आया, 9 प्लस 6 यानी कि आंसर आ गया 15। तो यहां आपने अपने आंसर को क्लोज करना है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं then it is going to rock। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन केस स्टडी के हिसाब से था, तो केस स्टडी के हिसाब से हमने इसको देखा। सेकंड पार्ट भी बहुत मजेदार है। PA and PB are two tangents। PA and PB are two tangents। तो P यहां पे लिख लेते हैं, बाकी काम PA हो गया और ये PB हो गया। ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो इक्वल होंगी, इसमें कहने की बात ही नहीं है। इसके अलावा सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, सच दैट एंगल OPB ये 40 डिग्री है बेटा, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। क्या दिया हुआ है, OPB ये 40 दिया है। तो ये पूरा क्या हो जाता है आपको पता होना चाहिए, ये तो वैसे ही आपको पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BPA। तो BPA में कौन सी मुश्किल है, सीधी सीधी पता है ना, ये तो डबल ही होता है जस्ट इसका, क्योंकि ये दोनों
कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये आपको आंसर तो डायरेक्ट ही पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 80 डिग्री। देवव्रत खोकर जी वेलकम, लूसी टैगोर वेलकम। यहां पे हमने सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, सब वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, आप उन चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट आपके डिटेल में अपने कवर हो गए, हमने कर दिए, उसके बाद हमने पेपर्स की सीरीज शुरू की है। और हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितने भी पेपर्स हैं उनको भी देखें, यहां सब कुछ अवेलेबल है आपके डिस्पोजल पर। आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, आप लाइव सेशंस में हमारे साथ बने रह सकते हैं, और इसमें सारे के सारे जो पोर्शन हैं वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये रोज यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आपकी प्रिपरेशन जब तक 100% नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ हैं। आपके डायरेक्ट डाउट्स भी क्लियर किए जा सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए मेथड आपके पास है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहां आपके 1-to-1 प्रॉब्लम भी ली जाएंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और केस स्टडी हमेशा से ही एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ सीखने लायक चीज है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। हल्की सी ही गलती होगी बच्चे से, वो गलती नहीं करनी, क्योंकि जनरली हम जिस चीज के आदी होते हैं वही करके खत्म कर देते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपल क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती, डिफिकल्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, लेकिन वो नहीं पूछा जो हम आमतौर पे करते हैं। तो इसमें जो पूछा है वही आंसर खत्म करना है, गलती नहीं करना, ओके? नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा या मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए है क्या, ओके? चलिए, तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है ये देखते हैं। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, फाइंड द मीडियन क्लास। उन्होंने क्या पूछा है, मीडियन क्लास पूछा है बेटा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए अगर आप देखें, सबसे पहले काम क्या होता है कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। एक्स जो हमें चाहिए होता है, जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं या मिड वैल्यू कहते हैं, वो तो हमें चाहिए होता है मीन वगैरह के चक्कर में या और कैलकुलेशन करने में। यहां पर सिर्फ मीडियन क्लास पूछी है और कुछ नहीं पूछा। तो इस फार्मूले को भले ही हम जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट बात है। मीडियन के फार्मूले का यूज ही नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि हम क्या करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, सब कुछ एक्स भी निकाल डालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी करेंगे, इस मीडियम में डाल के निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, मीडियन नहीं निकालना, मीडियन क्लास निकालना है, ठीक है? तो मीडियन क्लास का आंसर देना है, मीडियन नहीं निकालना। हाँ, घर पे बैठ के आप इसका मीडियन जरूर निकालें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन पेपर में जितना पूछा है वही आंसर आपने देना है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने देनी थी। इस तरह की गलती अक्सर हम पेपर में कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसने आसान पूछा है और हम ज्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ओके? तो यहां आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले आपके पास आ गया 9, 9 में 6 ऐड किया, आपके पास आ गया 15, 15 में 8 ऐड किया, आपके पास आया 23, और उसके बाद ऐड किया तो 25। n/2 आप निकाल सकते हैं। n/2 हमने निकाला कितना, 12.5। 12.5 कहां आएगा, 9 के बाद ही आया है, तो इसमें 15 से पहले ही आ चुका होगा। तो मीडियन क्लास क्या बनेगी, मीडियन क्लास क्या बनेगी, मीडियन क्लास क्या बनेगी, 60, 70। क्या बनेगी, 60, 70। तो आंसर आपको यही देके खत्म कर देना है, नथिंग एल्स। आपने लिखना है मीडियन क्लास इज 60, 70 और यहां लिख देना है आंसर। इसके आगे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया हो तो, ठीक है? वेरी गुड। सो
ये है मेथड हमारा ऑल द बेस्ट कहने का। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, घर पे बैठे हो तो आप मीडियन कैलकुलेट करो, पूरी मस्ती में पूरे मजे में सब कुछ करो। पेपर में उतना ही बताना है जितना के पूछा जाए, कोई बहादुरी नहीं दिखानी, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। और एक ही मेथड से क्वेश्चन को करना, वहां पे दो मेथड मत लगाते रहना कि मेरे को दो आते हैं जी दोनों कर देता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। Xi denotes class mark, Fi denotes corresponding frequency of the data, then sigma fx कैलकुलेट करना है। सिग्मा fx कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट नहीं करना। यहां फिर यही बात इंपॉर्टेंट है कि हमें आदत क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इक्वल टू मीन, ये हम कैलकुलेट करके आंसर देके बढ़ जाते, लेकिन ये नहीं निकालना, नॉट रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बताया है कि क्या नहीं करना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों में आदत क्या होती है, उस आदत से हमें कंट्रोल करना है। हमें चाहिए सिग्मा fx, तो सबसे पहले x निकालो, ये f है, x निकालो। x क्या है, इसका मिड वैल्यू 50 प्लस 60 कितना हो गया, 110 डिवाइडेड बाय 2 55। इसी तरह से यहां कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, 10 10 का अंतर है। तो भाई 10 10 का अंतर है तो 10 10 इधर ऐड करते रहो, 65 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 85 हो गया। ये x आ गए, ये f आ गए। x और f को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और f को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आता जाएगा, यहां पर आप मल्टीप्लाई करते जाए। 55 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी से करिए। 55 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 495। उसके बाद 65 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 390। उसके बाद 75 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 600। 85 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया आपके पास 170। और इन सब का टोटल होता है सिग्मा fx, इन सब का टोटल होता है सिग्मा fx। और ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट टॉपिक का भी लास्ट ही पार्ट है, तो आप बेहतरीन तरीके से सिग्मा fx का आंसर इन सब का टोटल लिख के कर सकते हैं। क्या टोटल आएगा, यस क्या टोटल आएगा, 495 प्लस 390 प्लस 600 प्लस 170, क्या आएगा जल्दी से बताइए, 1655। गुड, बस यहां आपने आंसर लिखना है और क्वेश्चन को क्लोज कर देना है, क्लोज। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f वाला क्वेश्चन नहीं है, तो बस ये छोटी छोटी दो आपको डोंट्स थे, जैसे डूज होते हैं वैसे डोंट्स भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि क्या नहीं करना और कैसे क्वेश्चन को क्लोज करना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नाउ विद दैट वी कैन से सेशन इज ओवर एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।